हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 को पढ़ा रहे हैं, जो है पॉलिटिकल थ्योरी। ये है इसी लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर। मैं डॉक्टर तबस्सुम मानू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल थ्योरी के जो रीसेंट ट्रेंड्स और डिबेट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट डिबेट पढ़ेंगे, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे विचारधारा। तो एन आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स। यह कुछ विश्वासों का एक समूह होता है, सेट होता है। और फिलॉसफी, और इस तरीके का एक दर्शन होता है, फिलॉसफी होता है, जो कि attributed to person और group of a person, जो कि अगर बहुत सारे लोगों का ग्रुप है उससे या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या किसी एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। ये उसके अपने बिलीव्स और फिलॉसफी का एक सेट होता है, जिसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। इट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ साइंस ऑफ आइडियाज। विचारों का विज्ञान इसे नॉर्मली कहा जा सकता है। आइडियोलॉजी आप ऐसे समझिए कि विचारों का एक तरीके से समूह हो गया, जिससे किसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन किया जा सके या समझा जा सके, या किसी सिचुएशन को समझने के लिए हमें जिन बिलीव्स और फिलॉसफी का सहारा लेना पड़े, उसे हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं। देखिए, फिर जो कार्ल मार्क्स हैं, जर्मन आइडियोलॉजी नामक अपनी किताब में कहते हैं, आइडियोलॉजी इज अ प्रोसेस अचीव्ड consciously but with a false consciousness। देखिए, कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी की एक अलग ही डेफिनेशन देते हैं। ये कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि चेतन रूप से अचीव की जाती है, प्राप्त की जाती है, कि जिसे इंसान प्राप्त कर सके कॉन्शियसली, लेकिन अपने आप में जो विचारधारा है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी एक मिथ्या चेतना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कार्ल मार्क्स की इसकी क्या डेफिनेशन थी और उन्होंने आइडियोलॉजी को क्या कहा है। हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, डिबेट क्या था। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि डिबेट क्या था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का डिबेट क्या था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सम सोशल साइंटिस्ट इन USA लाइक डेनियल बेल, SM लिप्सेट, KJ गैलब्रेथ, इन्होंने they began advocating the end of ideology। ये end of ideology की बात करने लगे। इन्होंने कहा कि there is a twilight of the era of ideology, कि विचारधारा का जो युग था वो एक तरीके से खत्म होने को है। Some other concepts that strengthening this trend were, ये जो end of ideology का ट्रेंड चला, ये किन कॉन्सेप्ट के बैकअप में आगे बढ़ा, वो ये थे। इसे हम इन ट्रेंड्स को बोलते हैं पोस्ट कैपिटलिस्ट एरा, यानी कैपिटलिस्ट एरा के बाद का युग। द रूल ऑफ टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स का शासन, कि अगर शासन प्रशासन की गतिविधियां किसी पर्टिकुलर नेता या किसी बोलना चाहिए कि किसी करिश्माई नेतृत्व से ना होकर टेक्नोक्रेट्स, जो कि टेक्निकली बहुत ही ज्यादा हाई हो, उन लोगों के द्वारा रूल किया जाए, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ टेक्नोक्रेट्स। यानी आपके जो रूलर्स हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड हो। कन्वर्जेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये जो दो विचारधाराएं हैं, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद, इन दोनों के बीच एक तरीके का कन्वर्जेंस हो गया हो। पीपुल्स कैपिटलिज्म, यानी एक जनता का पूंजीवाद। ये देखिए, दो अलग अलग टर्म्स है। जब हम पीपुल्स की बात करते हैं तो सोशलिज्म होता है, कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वो पूंजीवाद या इंडिविजुअलिज्म की बात होती है। तो जब पीपुल्स कैपिटलिज्म बोलेंगे तो दो विरोधाभासी विचारधारा है, तो ये दोनों आपस में जब मिल जाती है, कि जब कैपिटलिज्म अपने आप में पीपल्स का हो जाए, तो वो एक नया ही ट्रेंड था। नेक्स्ट है सोशलिज्म,
विथ अ ह्यूमन फेस, यानी समाजवाद का एक तरीके से व्यक्तिवादी चेहरा, कि समाजवाद में क्योंकि समाज को महत्व दिया जाता है, और अगर समाजवाद में भी व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाए तो इसे एक नया ही ट्रेंड समझा गया। तो द ट्रेंड दैट केप्ट डिक्लेयरिंग द एलिमिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज एन अनकम्प्लिश्ड फैक्ट। ठीक है, इतना है समझ, इसमें आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, फिर इसके जो सबसे प्रमुख विचारक हैं वो है डेनियल बेल। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी का जो विचार है वो बेसिकली दिया किसने, तो आपको डेनियल बेल का नाम याद रखना है। डेनियल बेल किताब लिखे और उस किताब का नाम था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज टू प्रूव दैट अ डेमोक्रेटिक लिबरल consensus has been reached in the Western democratic countries which has made all ideological conflicts outdated। तो इस किताब में इन्होंने क्या कहा कि जो डेमोक्रेटिक लिबरल कंसेंसस है, यानी जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे एक तरीके से जो लोकतांत्रिक उदारवादी सरकारें हैं, उन्होंने क्या एक प्रॉपर एक मत हासिल कर लिया है, जिससे कि वो सब लोग एक बात पे सहमत हो गए हैं। जैसे कि अगर दो अलग अलग विचारधाराएं रहेगी, एक लिबरल रहेगा एक सोशल रहेगा, तो दो अलग अलग विचारधाराएं कभी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या हुआ, जो पाश्चात्य लोकतांत्रिक देश है उनमें क्या हुआ कि वे एक उदारवादी एक मत पे आ चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके, कि कोई कहता था कि पूंजीवाद होना चाहिए, कोई कहता था कि समाजवाद होना चाहिए, तो वो जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आज आउटडेटेड हो गए हैं। उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि अगर कोई उदारवादी है तो वो समाजवाद ना अपनाए, कोई समाजवादी है तो वो उदारवाद ना अपनाए। तो इस तरीके के जो डिबेट्स थे वो आउटडेटेड हो गए। तो इसको डेनियल बेल कहते हैं कि ये एक तरीके से आइडियोलॉजी का एंड था, कि विचारधारा की कोई बात नहीं करना चाहता है। फिर ये कहते हैं कि द कंजर्वेटिव्स नो लॉन्गर अपोज द स्टेट रेगुलेशन टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशलिस्ट नो लॉन्गर एडवोकेट इनडिस्क्रिमिनेट नेशनलाइजेशन। उसके बाद आप नेक्स्ट थिंकर का नाम याद रखेंगे, सिमोर एम लिपसेट, जिनकी किताब थी पॉलिटिकल मैन, जो आई थी 1959 में। तो वो भी बोलते हैं कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है वो क्या है, उसके बैकड्रॉप में क्या है, वो ये कि द चेंज इन वेस्टर्न पॉलिटिकल लाइफ रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि जो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो समस्याएं हैव बीन सॉल्व, वो सॉल्व हो चुकी हैं। The workers have achieved industrial political citizenship। जो वर्कर्स है उनको इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिटीजनशिप मिल गई है, और द कंजर्वेशन हैव accepted the welfare state and democratic left has recognized that an increase in overall state power carries with it more danger to freedom than solution to the economic problem। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो कल्याणकारी राज्य है और जो लोकतांत्रिक लेफ्ट है, यानी कि जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, उन्होंने भी समहाउ दैट एन इंक्रीज इन ओवरऑल स्टेट पावर कैरीज, कि अगर स्टेट बहुत पावरफुल रहेगा, उसके पास सारी शक्तियां रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाएगा, ना कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आई थी कैपिटलिस्ट की वजह से या आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, तो वो प्रॉब्लम समहाउ वैनिश हो चुकी हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कंक्लूड किया कि इस वजह से एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी की स्टेट आ गई है। फिर आप इसको समझिए, इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ द डिबेट क्या था कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में जो क्रिटिसाइज करते हैं वो है C.W. मिल्स। इन्होंने किताब लिखी द मार्क्सिस्ट, और इसमें इन्होंने कहा कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है
कि सिमोर एम लिपसेट और डेनियल बेल, ये जो हुए, एडवर्ड शिल्स, इन थिंकर्स ने जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करी वो एक सेल्फ इमेज है जो कि इनके सेल्फ सिलेक्टेड सर्कल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की थी। इन्होंने खुद से ही इस इमेज को क्रिएट किया जो कि किसके बैकग्राउंड में था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बैकग्राउंड में था, विच कंस्टिट्यूटेड ए फ्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड। जैसे कुछ लोगों के एक ग्रुप ने मिलके इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन बना लिया कि आइडियोलॉजी यानी विचारधाराओं का अंत हो गया है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं। जो कैपिटलिस्ट थे वो और सोशलिस्ट जो थे वो दोनों ग्रुप जो हैं, जिन मुद्दों पे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था, विरोधाभास था, वो मुद्दे उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट।